अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा इनसाइट के साथ मैं हूं अनमोल शिराज। नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा को कुदरत ने हुस्न से नवाजा है। जितनी यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मादनियात है, भरपूर है ये सूबा उससे। और आज इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं शकील वाहिदुल्लाह साहब, जो कि माइंस, मिनरल्स, जेमस्टोन्स, इन सब पे इनका खासा अबूर है। इनसे हम जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में कौन से कीमती पत्थर पाए जाते हैं और इनकी क्या कीमत है, कौन कौन से लोग इनको ख़रीदते हैं। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। शकील साहब, आपका चूँकि खासा अबूर है जेमस्टोन्स, माइंस, मिनरल्स, इन चीज़ों में। खैबर पख्तूनख्वा में मादनियात से भरपूर ये सूबा है, रिच है इन रिसोर्सेज में। कौन से कीमती पत्थर हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं? बहुत शुक्रिया आपका। बल्कि आपका सवाल ये होना चाहिए कि कौन से पत्थर है जो यहाँ पे नहीं है। अच्छा। हमारा पख्तूनख्वा जो है वो पाकिस्तान में तकरीबन इस टाइम पे 65% जो है ना वो यहाँ पे मादनियात है पाकिस्तान की। दुनिया के अगर हम देखें तो पख्तूनख्वा इस टाइम पे 35% पे जा रहा है। तो मादनियात के लिहाज से जो है ना हम काफ़ी रिच है। हमारे पास यहाँ पे स्वाद में बेहतरीन कलर के जो है ना जिसमें क्रोमियम ज़्यादा है वो एमरल्ड है, जिसको हम आम ज़ुबान में ज़मरुद बोलते हैं। बटरकुंडी में हमारे पास जो है ज़बरजद जिसको हम बोलते हैं वो है सब्ज़ रंग का पत्थर। कुरंडम इस टाइम पे हमारे पास बेहतरीन कुरंडम दुनिया का जो है जिसमें सफ़ायर और रूबी वो भी मन से रखे हैं। इसके अलावा और काफ़ी चीज़ें हमारे पास हैं। आप डायमंड के मुकाबले का पत्थर हमारे पास काटलन में टोपाज, पिंक टोपाज जो है ना वो इस टाइम पे ऐसा है कि वो कई बार उसने जो है ना डायमंड की कीमत को डिफीट किया है। अच्छा। और वो रेयर भी है दुनिया में और कहीं भी नहीं है, पिंक टोपाज। अच्छा। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो मेरे ख्याल में हमारे पास मिनरल्स में जेमस्टोन जो है ना वो वाफिर मिकदार में है। लेकिन बदकिस्मती इस टाइम पे ये है कि गवर्नमेंट की कोई वाज़ेह पॉलिसी इस तरफ नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा मसला इस सेक्टर पर है। इन तमाम जेमस्टोन्स की आलमी मार्केट में क्या कीमतें हैं? देखिए अहमियत ये तो अहमियत तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा। कीमत जो है वो वक्त के साथ और हालात के साथ उसका तयन होता है। अहमियत ओवरऑल हमारी जो जेम्स सेक्टर है उसकी अहमियत पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है। जैसे आपको मैंने कहा कि काटलन का जो रियर वो है पिंक टोपाज वो कहीं भी नहीं है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो यहाँ पे पेशावर में वेस्टर्न साइड यहाँ पे बेहतरीन रियर स्टोन जो है ना वो पाया जाता है। और भी काफ़ी इसमें है। कीमतन अगर हम देखें तो हमारा एमरल्ड पूरी दुनिया में कीमतन जो है ना वो काफ़ी बेहतर था। लेकिन जैसा कि आपसे मैंने बात की है कि गवर्नमेंट की नाकिस पॉलिसियों की वजह से तकरीबन 2.5-3 साल लोग जो है ना केसेस में पड़े रहे, अदालतों के चक्कर लगाते रहे, स्टे ऑर्डर थे, जिसकी वजह से शॉर्टेज आ गई थी दुनिया में। तो उन वहाँ की मार्केट लोगों को तो तलब थी, तो दुनिया की मार्केट को ज़ैम्बिया ने और कोलंबिया ने कैप्चर किया। उनका माल चूंकि आ गया, हमारा माल जो है ना यहाँ पे अदालतों की वजह से स्टे ऑर्डर पे था। अब अफगानिस्तान का जो पंशेर एमरल्ड है वो तकरीबन उससे अपनी पूरी मार्केट जो है ना वो उस पर उनका कब्जा हो रहा है। सही। शकील साहब, ये बताएं कि जो इनलीगल इस तरह की माइनिंग होती है इसको लेकर फिर आपके शोबे में कि जिस भी किस्म के ऐसे हरकत होते हैं या इस किस्म के इकदाम किए जाते हैं, हुकूमत इसके लिए क्या करे और आपके शोबे को क्या दरपेश चैलेंजेस हैं? देखिए, हुकूमत का तो अपना इदारा है, इसमें मिनरल डिपार्टमेंट। अच्छा। वो बाकायदा इसके लाइसेंस जो है ना वो ऑक्शन के जरिए वो जारी करते हैं 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 30 साल के लिए। जैसे स्वाद के माइन जो है ना वो तकरीबन 30 साल की हैं। तो उनका अपना एक मैकेनिज्म है, इसमें इलीगल जो है ना कोई नहीं कर सकता। अच्छा। क्योंकि गवर्नमेंट के अपने बंदे जो है ना जो इंस्पेक्टर उनके होते हैं वो हर जगह पे हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, तो लिहाजा उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मसला यहाँ पे ये कि जैसे मैंने आपसे बात की है कि न सूबाई गवर्नमेंट ने न वफाकी गवर्नमेंट ने जेम सेक्टर को, मैं मिनरल्स की बात नहीं करूँ क्योंकि मिनरल्स में जो है ना मार्बल भी आते हैं और काफ़ी चीज़ें हैं, मैं सिर्फ जेमस्टोन सेक्टर की बात करूँ। जेमस्टोन सेक्टर का ये है कि गवर्नमेंट ने इस तरफ बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं दी, अहमियत ही नहीं कि भी कोई शोबा है। हम शुरू से कह रहे थे कि इसको आप इंडस्ट्री का दर्जा दें। जब तक इसको इंडस्ट्री का दर्जा आप नहीं देंगे तो इसमें मज़ीद डेवलपमेंट जो है ना वो मुमकिन नहीं है। शकील साहब, ये बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में जदीद कटिंग, पॉलिशिंग और वैल्यू एडिशन की सनत को फ़रोग दिया जाए तो इस सूबे की माशियत और रोज़गार पर क्या असर मुरतब होंगे?
यहाँ पे आपके पास दुनिया के बेहतरीन कटर भी हैं और पॉलिश करने वाले कारीगर भी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जिस मार्केट में आप बैठे हुए हैं, पेशावर की बात मैं कर रहा हूँ, खैबर अच्छा। पख्तूनख्वा तो ओवरऑल, लेकिन कटिंग पॉलिशिंग का सारा काम जो है ना वो यहाँ पे होता है, इसके अच्छा। अलावा जो है ना कहीं नहीं होता। अच्छा। स्वाद का एमरल्ड जो है उसकी कटिंग और पॉलिशिंग यहाँ पे होती है, नमक मंडी पेशावर में। अच्छा जिस मंडी में आप बैठे हुए हैं इसकी 350 साल इसकी तारीख है। अच्छा मतलब यहाँ पे 350-400 साल पहले लोगों ने उस वक्त काम शुरू किए थे जब लोगों को पता नहीं था कि रूबी किसको कहते हैं। हर सुर्ख रंग को लोग रूबी कहते थे, सही है, हर सही है। नीले रंग को लोग जो है ना सफायर समझते थे। ये मतलब काफी अरसे से। अब तो माशाल्लाह लोगों ने काम इतना सीख लिया है कि आपके पास स्किल्ड लोग यहाँ पे मौजूद है। मसला सिर्फ ये है कि लोग आते नहीं है यहाँ पे, फॉरनर्स जो है ना कटिंग के लिए यहाँ पे नहीं आते, वो अपना माल ज्यादा बैंकॉक या चाइना जो है ना वो भिजवाते हैं। क्या वजूहात है? ट्रस्ट, अच्छा उनके जहन में ये है कि अगर बैंकॉक से आप कोई स्टोन जो है ना वहाँ पे उसकी कटिंग पॉलिशिंग करेंगे तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। लोग पूछते हैं कि भाई इसकी कटिंग कहाँ की है, तो कटिंग यहाँ की होती है, लेकिन मजबूरन लोग झूठ बोलने पे मजबूर होते हैं कि भाई ये बैंकॉक की, ताकि उनका माल बिक सके। सही। तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पे बेहतरीन कटर आपके पास है, लेकिन अहमियत नहीं है उनकी, उनकी वो कदर कीमत नहीं है। जिस मंडी में आप बैठे हुए हैं, इस मंडी में अरबों रुपए का माल यहाँ पे अब भी पड़ा हुआ है। अच्छा और हमारे पास दुनिया की मार्केटें बिल्कुल खुली हुई हैं, लेकिन ना हमारे पास कस्टम की कोई पॉलिसी है, ना हमारे पास एक्सपोर्ट की कोई पॉलिसी है, ना गवर्नमेंट एफडीआर का इस तरफ जो है ना कोई नेकनियती मुझे उनकी रुझान नजर नहीं नहीं आ रही। है। रुझान भी नहीं है, नेकनियती भी नहीं है, क्योंकि अभी तक इसके लिए कोई कानून साजी नहीं हुई। तो अगर ये स्टोन आपके जो है ना बैरूनी मुल्क आपके जाएंगे, वहाँ पे बिकेंगे, वहाँ पे सेल आउट होंगे, तो ज़ाहिर है वो रेवेन्यू आप डॉलर की शक्ल में, आप दूसरी करेंसी की शक्ल में जो है ना आपके मुल्क में आएंगे। लेकिन गवर्नमेंट फिलहाल इस पर खामोश। हुकूमत वक्त ने गैर कानूनी या जिसको हम स्मगलिंग कहते हैं इसकी रोकथाम के लिए क्या इकदाम उठाए, और अगर स्मगलिंग होती है तो क्या इफेक्ट पड़ता है आप लोग के बिजनेस में? इसमें स्मगलिंग जो है ना, स्मगलिंग का नाम तो अगर मैं कहूँ कि वो इस शोबे के साथ, इस सेक्टर के साथ ज्यादती होगी, अच्छा क्योंकि लोग ले जाते हैं बाहर मुल्कों में, जो चीज़ वहाँ पे बेचते हैं तो उसका पैसा इस मुल्क में ही आता है। अच्छा तो गवर्नमेंट का, असल में गवर्नमेंट के साथ तो नेकी ये है कि आप एक चीज़ एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट का मतलब ये होता है कि आप एक चीज़ ले जाएं बाहर, उसको बेच दें, उसके अगेंस्ट जो रेवेन्यू आती है वो आप अपने मुल्क ले आएं। ठीक है। मसला ये है कि आपके पास पेपाल का अकाउंट यहाँ पे नहीं है। जो डॉलर इसके एवज आते हैं वो डॉलर जो है ना पेपाल आपको पाकिस्तान की करेंसी में कन्वर्ट करके आपको देती है। हमने 12 स्टेट बैंक से जो है ना ये मुतालबा किया कि आप पेपाल का अल्टरनेट हमें दे दें, ताकि जो डॉलर जो रेवेन्यू की शक्ल में है वो कम से कम डायरेक्ट हमारे अकाउंटों में, लेकिन बहरहाल अभी तक उस पर कोई ऐसा वो नहीं, अमल नहीं हुआ। जो हमारी नौजवान नस्ल है या हमारी आम आवाम है जिनका रुझान जेमस्टोन सेक्टर की तरफ है, उनके लिए आपका क्या पैगाम होगा, साथ साथ ये कि इस सेक्टर में या इस शोबे में कैसे मौके उनको मिल सकते हैं? देखें, नौजवानों के पास इस टाइम पे जो है ना बेरोजगारी से बचने के लिए या उसके खात्मे के लिए ई कॉमर्स जो है ना बेहतरीन जरिया है। अच्छा जेमस्टोन नमक मंडी में तकरीबन 8,500-9 हज़ार लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं दुकानों में, जेमस्टोन में सिर्फ। लेकिन इससे हट के घरों में जो लोग काम कर रहे हैं वो इसके डबल ट्रिपल जो है ना आप उसको कह सकती हैं। जो लोग इसमें आ रहे हैं, जैसे GGAP मुख्तलिफ इदारे हैं, उसमें तकरीबन साल के 1,000-1,500 लोग जो है ना हर इंस्टीट्यूट से जो है ना फारिग होकर आते हैं। मैं तो चूँकि उनको पढ़ाता भी हूँ तो मैं सब उनको ये कहता हूँ कि भाई आप ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी दुकान आप मार्केट में लें, बल्कि आप घर में बैठ के आप लैपटॉप से जो है ना ई कॉमर्स के ज़रिए, आप ईबे जो दूसरे अकाउंट है उनके ज़रिए आप बेहतरीन काम आप लोग कर सकते हैं। सिर्फ वो स्किल आप लोगों को आना चाहिए। तो ये सेक्टर इस टाइम पे मैं समझता हूँ कि लाखों लोगों को रोज़गार दे सकता है, बशर्ते कि उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दी जाए, प्रॉपर तरीके से उनको मोबिलाइज किया जाए। लोग आना चाहते हैं और इस बिजनेस में क्रेज बहुत ज़्यादा है, मुनाफे भी बहुत ज़्यादा है, काबिल इज़्ज़त कारोबार है। आप घर बैठ के भी जो है ना आप सोशल मीडिया के ज़रिए आप अपने प्रोडक्ट जो है ना वो दुनिया के कोने कोने तक आप पहुंचा सकती हैं। तो नए लोगों को, एजुकेटेड लोगों को जो है ना इस सेक्टर की ज़रूरत है, बशर्ते कि हम उनको थोड़ी बहुत तरबियत दें। शकील साहब, आखिर में हुकूमत के लिए आपका क्या मुतालबा या पैगाम होगा जेमस्टोन सेक्टर के लिए? हुकूमत से हमारा मुतालबा भी है और रिक्वेस्ट भी ये है कि जिस तरह बैंकॉक में जेमस्टोन को, बैंकॉक के पास, थाईलैंड के पास अपना कोई पत्थर नहीं है,
लेकिन इस टाइम पे पूरी दुनिया की मार्केट जो है ना वहाँ पे है। सारी वाह। दुनिया से लोग न सिर्फ टूरिज्म के लिए आते हैं बल्कि वहाँ पे इस बिजनेस के लिए जो है ना वहाँ पे आते हैं। तो थाईलैंड जो है ना इतना टूरिज्म से नहीं कमा रहा है जितना जेमस्टोन सेक्टर से वो कमा रहा है। हमारे पास तो अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। मैं तो गवर्नमेंट से यही मेरा मुतालबा होगा कि आप पेशावर में जेम सिटी आप बनाएं, एक ऐसी बड़ी बिल्डिंग आप बनाएं कि जिसमें कम से कम ये तमाम चीज़ें जो है ना डिस्प्ले पे बिल्कुल सामने नजर आए और डिस्प्ले सेंटर ऐसा हो कि जिसमें पता चले कि भाई पख्तूनख्वा की सिर्फ ज़मीन पे कौन कौन से मादन आते हैं। जबरदस्त। जैसे आप जिस मार्केट में इस टाइम पे आप लोग बैठे हो, यहाँ पे लोगों के पास पत्थर है लेकिन लोगों ने छुपा के रखे हुए हैं। क्यों? वो मेंटेलिटी कि ये कीमती चीज़ें हैं, इसको आप बंद करके रखें तो ज़्यादा, इसको आप खोल के रखेंगे तो इसकी अहमियत, कीमत और ये चीज़ें जो है ना ख़त्म हो जाएंगी। यहाँ पे आप मेरी शॉप में बैठे हैं, मैंने तमाम चीज़ें जो है ना वो खोल के रखी हुई ताकि लोग देखें। सही। एक शॉप में अगर एक बंदा आता है तो वो देखता है कि भाई मेरी पसंद की कौन कौन सी चीज़ें हैं। सही। वो ट्रेंड यहाँ पे नहीं है। लोगों में इत्तेमाद, अमन और अमान और ये चीज़ें जो है ना बढ़ानी होंगी। जेमस्टोन सिटी एक ऐसा मंसूबा है कि अगर आप इसको पेशावर मोटरवे इंटरचेंज के नज़दीक बनाएं तो जो फॉरनर आते हैं वो इस्लामाबाद से पेशावर इंटरचेंज तकरीबन 1.5-2 घंटे में आते हैं, लेकिन पेशावर इंटरचेंज से इस मार्केट में आने में भी उनको तकरीबन 2 घंटे लगते हैं। ऐसे ही फिर है। सिक्योरिटी का मसला है। बिल्कुल ऐसे। अगर आप ये फैसिलिटी उनको एक ही बिल्डिंग में वन विंडो फैसिलिटी के तौर पे आप उनको एक छत के नीचे दे दें वहाँ पे, तो उनका टाइम भी बचेगा, सिक्योरिटी का मसला भी हल होगा और वहीं पे वो खरीदारी करके मोटरवे पे वापस जो है इस्लामाबाद की तरफ जा सकते हैं। दूसरा मसला यहाँ पे है कि फॉरनर नहीं आते, उनको एनओसी जारी नहीं करते अच्छा। अमन अमान की वजह से। तो इस सेक्टर को कामयाबी देने के लिए जो है ना फॉरनर्स को एनओसी देना वो इंतहाई ज़रूरी है। हमारे एग्जीबिशन वगैरह अगर होते हैं तो वो भी या लाहौर में या इस्लामाबाद में होते हैं अमन अमान की वजह से। तो जब तक अपने प्रोडक्ट, अपने जो जेमस्टोन हैं, इनको दुनिया को दिखाने के लिए आप मकामी सतह पे पेशावर में एक्सपो का एहतमाम नहीं करेंगे, इसको हुकूमत की सरपरस्ती हासिल नहीं होगी या इस किस्म के मंसूबे नहीं आएंगे तो ज़ाहिर है मसाइल तो जो की तो रहेंगे। बहुत शुक्रिया शकील साहब। बहुत शुक्रिया आपका।